काफ़ी वक्त यूँ इंतज़ार करने के बाद अमन उसके पास आता हुआ कहता है, मिस्टर वीआर की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो आप जाकर टर्न फाइंड कर ले। बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। ये सुन दिव्यंका एक विनिंग स्माइल लिए उठती हैं और अमन को देख वहाँ से मटकते हुए चली जाती हैं। अमन उसकी चाल देख मन में कहता है, मुझे न जाने क्यों इसकी प्रेजेंस हर वक्त नेगेटिव वाइब्स देती है और इसकी हरकतें तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगती नहीं हैं। पता नहीं ये अचानक कैसे मिस्टर वीआर की तबीयत ख़राब हो गई, वो भी मीटिंग के बस 5 मिनट पहले, और इससे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। वही दिव्यंका रुद्र के केबिन की ओर बढ़ते हुए मन ही मन मुस्कुरा लिए कहती हैं, अपने रास्ते के कांटे को हटाना मुझे बहुत अच्छे से आता है और ये मीट तो मुझे रुद्र के साथ अकेले करनी थी, तो अपने कांटे को कैसे साथ आने देती। और वैसे भी इतने लंबे वक्त के बाद मौका मिला है, तो यूँ जाने थोड़ी ना दूंगी। इतना बोल वो केबिन का डोर लॉक करते हुए अंदर जाती हैं, तो सबसे पहले उसकी नज़र रुद्र के आलीशान केबिन में पड़ती है। वो केबिन सच में इतना बड़ा और खूबसूरत था कि दिव्यंका की आंखें चौंधिया गई। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख मन में कहती हैं, वैसे मानना पड़ेगा, खानदानी रईसों की बात ही अलग होती है। केबिन से हर चीज़ की चॉइस तारीफ करने के काबिल होती है। बस पता नहीं लाइफ पार्टनर में कैसे चूक हो गई और इतनी डाउन मिडिल क्लास लड़की को अपने इन ऐसा आराम की मालकिन बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हर चीज़ को उसका असल हकदार मिलेगा। दिव्यंका अपने यही सारी सोच में डूबी अब तक दरवाजे पे खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों में रुद्र की रौबदार आवाज़ गूंजती है, अगर दरवाजे पे खड़े रहने का शौक़ है तो वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन कर सकती हो, मेरा वक्त जाया करो, लीव। रुद्र की बात सुन दिव्यंका काफ़ी हड़बड़ा सी जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहती है, नो आई डिड टू यू दिस फॉर परफॉर्मेंस सी, एक्चुअली केबिन इंटीरियर इज़ अप टू क्लास। आई। दिव्यंका अपनी बातों में मग्न बोले ही जा रही थी कि रुद्र उसकी बात में बिना कोई दिलचस्पी दिखाकर उसकी बात बीच में काट कर बिना उसकी तरफ एक नज़र देख कहता है, फाइल। रुद्र का सीधा लहजा सुन दिव्यंका का मुंह बन जाता है और खुद ही की एक इंसल्ट जैसी फील होती है, पर वो खुद के इंसल्ट के घूंट पीते हुए उसे फाइल पास करती हैं और टेबल के पास खड़ी हो जाती हैं। रुद्र काफ़ी सीरियसली फाइट पढ़ने लगता है। वहीं दिव्यंका आसपास निगाहें दौड़ाकर एक मौका तलाशने में लग जाती हैं। वो अपने शर्ट के खुले बटन को थोड़ा फैलती हैं और साथ ही खुद के बालों को भी अदाओं से झटकती हैं, पर रुद्र अब तक एक नज़र भी उसे नहीं देखता और ना ही नज़रें उठाकर, और साथ ही ना उसे ऐसा कोई मौका देता कि वो उसके करीब आ सके। वो काफ़ी कोशिश करती हैं ताकि वो रुद्र की नज़रों में आए, पर सारे इरादे जैसे धरे के धरे रह जाते हैं। उसके आए हुए 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था केबिन में, लेकिन अब तक दिव्यंका अपने मकसद में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये सोच सोचकर वो काफ़ी बेचैन हुए जा रही थी। उससे बस एक नज़र रुद्र की नज़र पे आना था। ये सोच सोच के उसे एक आइडिया आता है। रुद्र उसे एक पॉइंट का क्लारिफिकेशन मांगता है, जिसके बहाने से दिव्यंका समझाने के तरीके से धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है, जिस बात का इल्म रुद्र को नहीं होता क्योंकि वो तो फाइल पढ़ने में लगा हुआ था। दिव्यंका अपने चेस्ट को और ज़्यादा विस्बल करते हुए काफ़ी अदाओं के साथ आगे बढ़ती हैं और कुछ दूरी पे ही अपनी सैंडल की हील्स को मोड़ते हुए बिल्कुल रुद्र के सामने गिरने को होती हैं ताकि रुद्र उसे संभाले और उसकी नज़र इस बीच दिव्यंका के अट्रैक्टिव फिगर पर पड़े। वो ऐसा सोच जैसे गिरने को होती हैं तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है और एक झटके में उसके पीछे खींचकर खुद रुद्र और दिव्यंका के बीच आ जाता है। ये देख दिव्यंका कुछ झल्ला सी जाती है। वह गुस्से में सामने देख कुछ कहने को होती हैं कि उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो आश्चर्य और झुंझलाहट भरे लहजे में कहती है, अन्या तुम यहाँ। अन्या को वहाँ देख तो सच में एक पल दिव्यंका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्लान इस तरह अन्या की वजह से ख़राब हो जाएगा या वो बीच में आ जाएगी। अन्या जो दिव्यंका की हरकतों पे बेखबर नहीं थी, लेकिन वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो काफ़ी शांति से
उसे एक वार्निंग लुक लिए कहती हैं, फिर एक झूठी स्माइल लिए कहती हैं, हाँ मैं यहाँ दिव्यंका। फिर काफ़ी आराम लहजे में रुद्र की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्यार से देख दिव्यंका से कहती हैं, अब मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी तरह परमिशन की ज़रूरत तो कैसे नहीं पड़ती ना। आफ्टर ऑल ये मेरे पति का जो ऑफिस है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ सकती हूँ। पति शब्द पे अन्या काफ़ी जोर दिए वो दिव्यंका को आंखें चढ़ाए देखती हैं, जिसे दिव्यंका मन ही मन अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए उबाल रही थी, क्योंकि आज से पहले हर वक्त दिव्यंका ने अन्या को नीचा दिखाया था। कभी अन्या के मुंह से ऐसे तीखे लफ्ज़ नहीं सुने थे। वो काफ़ी सारा मुंह बनाकर अन्या को घूर रही थी। वहीं दिव्यंका के मुंह से अन्या का नाम सुन रुद्र के कान खड़े हो गए थे। वो झट से अपनी नज़रें उठाकर अपनी लवली वाइफ को देखता है और साथ ही उसकी ऐसी हक भरी बात सुन वो एक प्राउड लुक उसे देता हुआ उसका हाथ अपने हाथों में ले कहता है, वाइफी तुम यहाँ इस वक्त, व्हाट ए सरप्राइज। अन्य दिव्यंका की प्रेजेंस पूरी तरह इग्नोर करते हुए रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सरप्राइज मेरे आने का नहीं, आपको अपने साथ ले जाने का है। रुद्र अन्य की बात सुन कंफ्यूज लुक दिए उसे देखता हुआ कहता है, मतलब। अन्या अपना हाथ रुद्र के कंधे से होते हुए उसके चेस्ट पर फिसलाते हुए काफ़ी प्यार से कहती हैं, मतलब ये माय डियर हस्बैंड, मैं आज आपको अपने साथ कहीं ले जाने आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास काम के लिए, तो चले। रुद्र अन्या की बात सुन क्यूरियस लुक लिए उसे देख सोचते हुए कहता है, बट वाइफी अभी तो मेरी एक आउटडोर मीटिंग है। वो इतना ही कहता है कि अन्या झट से रुद्र के इंटरकॉम पे बटन प्रेस बार अमन को कॉल करती हैं। अमन फ़ोन उठाते ही अन्या मुस्कुराकर पूछती हैं, अमन तुम अपने बॉस को आज का चेंज शेड्यूल बताओ। अमन अन्या की बात सुन काफ़ी रिस्पेक्ट से कहता है, यस मैम बॉस, आज आपकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और आउटडोर मीटिंग 2 दिन बाद शिफ्ट कर दी गई है। अमन की बात सुन अन्या मुस्कुराते हुए एटीट्यूड के लिए रुद्र को देखती है, तो रुद्र अन्या की प्रिपेयरिंग देख मुस्कुरा देता है। अन्या इंटरकॉम काट रुद्र से कहती हैं, अब चलें। रुद्र अपने लेडी लव की बात कैसे टाल सकता था, इसीलिए वो भी हाँ में सिर हिलाकर उठता है। तभी दिव्यंका जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, वो रुद्र को यूँ जाता देख अपने इतने इंतज़ार के बाद मिले मौके को हाथ से जाता देख हड़बड़ाहट में कहती हैं, पर मेरी मीटिंग। दिव्यंका इतना ही कहते हैं कि अन्या झट से उसकी बात काट बेपरवाही से कहती हैं, कैंसिल। ये सुन दिव्यंका को काफ़ी गुस्सा आता है। वो भड़के हुए अंदाज में अन्या को देख कहती हैं, ये कैंसिल करने वाली तुम होती कौन हो अन्या? ये ऑफिस का मामला है, कोई घर के ग्रोसरी शॉपिंग नहीं जो तुम्हारी हुकूमत चलेगी। ये ऑफिस मीट है, कितने सारे पॉइंट डिस्कस करने बाकी हैं, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकती हो? दिव्यंका अपने गुस्से में उखड़े अंदाज में काफ़ी भोले बनकर कह रही थी। तभी रुद्र उसकी बात बीच में काट काफ़ी गुस्से में उसे देख कहता है, मिस दिव्यंका राठी तुम भूल रही हो किससे बात कर रही हो इस वक्त। रुद्र आगे बढ़ अन्या का हाथ थामे उसे काफ़ी कड़क लहजे में कहता है, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, रुद्र राय चौहान की वाइफ। और रही बात कंपनी के फैसलों की, तो मैं अपनी वाइफ को पूरे हक देता हूँ, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, तुम इसे टोकने वाली कोई नहीं होती हो। और ये भूलना मत, ये जो नौकरी तुम्हें मिली है ना, वो भी मेरी वाइफ के कहने पर ही मिली है। सो अपनी अक्कड़ औकात मेरी वाइफ से बात करने से पहले इन्हें अपनी जूतों के नीचे दबाकर रखना। लगभग गरजते हुए, नाउ लीन कैबिन नाउ। रुद्र के ऐसे चीखने से दिव्यंका सहम सी गई और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट से गए। वो सहमी नज़रों से रुद्र को देखती है, पर जैसे ही उसकी नज़र अन्या पे जाती है तो उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, पर उसकी किस्मत और हिम्मत नहीं थी वो इस वक्त अन्या से बेर कर सके। इसीलिए वो एक नज़र अन्या को घूर वहाँ से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। उसका बस चलता तो वो दिव्यंका को जान से मार देता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अन्या से इस लहजे में बात करने की। अन्या रुद्र का गुस्सा देख उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी बाहें सहलाते हुए कहती हैं, रुद्र ये गुस्सा छोड़े, दिव्यंका की वजह से आप अपना मूड मोर स्माइल करें प्लीज़। रुद्र अन्या की बात सुन उससे नाराज़गी वाले लुक देते हुए कहते हैं, तुमने इस बदतमीज़ की सिफारिश की थी, देखो लोग अपनी औकात कितनी जल्दी भूल जाते हैं।
अन्या रुद्र की नाराज़गी देख उसे शांत करवाते हुए काफ़ी मायूस बने उससे प्यार से देख कहती हैं, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब उसकी बात करना छोड़े और मेरी बात सुने और जल्दी चले, हमें कहीं जाना है। रुद्र अन्या की जल्दबाजी देख उसे टोकते हुए कहते हैं, लेकिन जाना कहाँ है? अन्या रुद्र को अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं, वह सब मैं आपको वहाँ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, और अब ज़्यादा सवाल जवाब में वक्त न बर्बाद करें और चले मेरे साथ, कहीं दादाजी और डैड हमसे पहले पहुँच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अन्या की बात सुन रुद्र सच में कंफ्यूज था और दादाजी और डैड का भी आने का सुन वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज सा अन्या को देखता है। अन्या उसके सारे सवाल जवाब टालकर अपने साथ कार में बैठी हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं दिव्यंका गुस्से में तिल मिलाए हुए अपने सीट पर वापस आती हैं और काफ़ी ज़ोर से फाइल अपने डेस्क पर मारती हैं, जिसकी आवाज़ सुन ऑफिस के स्टाफ उसे देखने लगते हैं। दिव्यंका उसके चेहरे पर खुद के लिए अजीब भाव देख बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ मुट्ठियां बींच लेती हैं और अपनी आज की हुई बेइज्जती को याद कर बदले की आग में जैसे तपने लगती हैं। वो अपने टेबल पर रखे फाइल को लगभग मरोड़ते हुए गुस्से में कहती हैं, अन्या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज किसी ने मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं किया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यूँ बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसका हिसाब तो बहुत जल्द होगा। जिस नाम पे तुम इतना अकड़ रही हो ना, बहुत जल्द उस नाम को मैं तुमसे अलग कर दूंगी। तुम्हारी खुशियों को तिल मिलाए आंसुओं में मैंने नहीं बदला तो मेरा नाम दिव्यंका राठी नहीं। लगता है अपनी खुशियों में ये बहुत भूल गई हो, जो अब मुझे तुम्हें याद दिलाना ही होगा। ये बोल उसका गुस्सा एक कुटिल मुस्कान में बदल गया, जैसे उसने अन्या की ज़िंदगी में तबाही लाने का जैसे कोई दूसरा हथियार मिल गया हो। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकाल किसी को कुछ मैसेज करती हैं और उधर से ओके का रिप्लाई देख वो अपनी मुस्कान लिए अन्या की ज़िंदगी में आने वाले तूफान की कल्पना करने लगती हैं। कुछ एक घंटे के बाद रुद्र की कार एक छोटी सी कॉलोनी जैसी जगह पे घुसती हैं और एक छोटे से घर के आगे रुकती हैं। अन्या घर को खिड़की से देख एक्साइटेड रुद्र को देख उसे बाहर निकलने को कहती हैं। रुद्र और अन्या बाहर आ जाते हैं। रुद्र कुछ पूछ पाता उससे पहले वहाँ पीछे से और दो कार रुकती हैं, जिसमें से आकाश जी और दिग्विजय जी दोनों बाहर आते हैं। अन्या खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ जाती हैं और दिग्विजय जी को घर की तरफ इशारा कर चलने को कहती हैं। दिग्विजय जी अपने पीछे कहीं सारे बॉडीगार्ड्स को कार से कुछ सामान निकालने को कहते हैं और फिर अन्या के साथ अंदर जाते हैं। वहाँ रुद्र के एक्सप्रेशन और बाकी सबके भाव ये बता रहे थे कि रुद्र के अलावा सबको वहाँ आने की वजह पता थी, इसीलिए वो आगे बढ़ सीरियस टोन सवाल ये पूछता है कि आप सब अब मुझे बता सकते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? रुद्र की बात सुन सब उसे देखते हैं। फिर दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मेरे दूसरे नालायक की ज़िंदगी संवारने के लिए। रुद्र कंफ्यूज सा कहता है, मतलब? दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब तो अंदर पता चल जाएगा तुम्हें। इतना बोल दिग्विजय जी आगे बढ़ जाते हैं तो रुद्र अब भी कंफ्यूज सा वहीं खड़ा रहता है। तो अन्या उसके पास आते हुए उसका हाथ अपने हाथ में थाम उसे चलने का इशारा करती हैं। रुद्र भी अब बिना कोई सवाल के अंदर चला जाता है। दरवाजे पे खड़े होकर आकाश जी बेल बजाते हैं तो कुछ ही पल में एक औरत दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने दिग्विजय जी को देख एक पल को डर सी जाती है, क्योंकि वो 64 साल का आदमी बिल्कुल चटन भटन भांति लग रहा था। चेहरे पर तेज और नूर के साथ रोब, ऐसा भी कोई भी देखता रह जाए। वो अपने सामने अचानक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख कोई भी डर जाएगा। वो औरत आंखें फाड़ आसपास देख ही रही थी कि तभी अन्या आगे आते हुए कहते हैं, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? वो औरत के कानों में जैसे अन्या की आवाज़ पड़ती है तो वो उसे देख मुस्कुरा देती हैं और मुस्कुराते कहते हैं, अरे अन्या बेटा, आप यहाँ इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? फिर अपने सामने इतने सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी असमंजस में इशारा करते हुए अपनी आवाज़ में थोड़ा धीमे कर पूछती हैं, वैसे ये सब? अन्या उनकी दुविधा भली भांति समझ रही थी, इसीलिए वो आगे बढ़ उस औरत का थाम खुशी से सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये मेरा परिवार है आंटी, अंकल हैं अंदर, क्या हम सब उनसे मिल सकते हैं? वो औरत अन्या की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती हैं
और उससे अंदर आने को कहती हैं। साथ ही उन सबको भी काफ़ी रिस्पेक्ट से अंदर बुलाती हैं। फिलहाल वो उनकी असल पहचान से अनजान अन्य की फैमिली की नज़र से देख रही थी, पर उनकी पर्सनालिटी उस औरत के दिल में ना जाने क्यों एक अजीब सा डर बना रही थी। सभी अंदर जाते हैं तो हॉल में बैठे आदमी पर उसकी नज़र जाती है जो कि पेपर पढ़ रहा था। अन्या मुस्कुराकर आगे बढ़ती हैं और उस आदमी के पैर छूती हुई प्यार से पूछती है, अंकल कैसे हैं आप? अन्या की आवाज़ सुन वो आदमी अपना पेपर हटाकर अपने सामने अन्या को देखता है तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। वो खुशी से कहते हैं, अरे अन्या बेटा, आप इतने दिनों बाद कैसी हैं आप? और वो इतना ही कहता है कि उन्हें अपने सामने चारों तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं, जिससे वो अपनी नज़रें घुमाकर उस ओर देखता है जहाँ दिग्विजय जी, आकाश जी और रुद्र खड़े थे। उनकी तरफ ही देख रहे थे। अपने सामने इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को एक साथ अपने घर में देख वो कुछ आश्चर्य हो गए थे। एक पल तो उन्हें जैसे अपना घर छोटा सा महसूस हो रहा था। वो काफ़ी गौर से उन्हें देख रहे थे क्योंकि उनके चेहरे कहीं ना कहीं उन्हें देखे हुए लग रहे थे, पर कहाँ उन्हें याद नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए अन्या से कहते हैं, ये लोग? अन्या उनके भाव देख मुस्कुराते हुए सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, अंकल ये फैमिली है जो आज आपसे मिलने आई है। अन्या की फैमिली है, ये सुन वो आदमी एक पल खामोश हो जाता है। फिर अगले ही पल आगे बढ़कर अपने सामने हाथ जोड़ उन्हें वेलकम करते हुए काफ़ी इज्जत से उन्हें बैठने को कहता है और अपनी पत्नी को उनकी खातिरदारी की तैयारी करने के लिए कहते हैं। तो अन्या उन्हें रोक देती है, अंकल ये सारी फॉर्मेलिटी कोई ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज हम वो पहले करते हैं। वो आदमी कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या मतलब बेटा? अन्या, मतलब ये कि हम यहाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं, तो पहले उसे करते हैं। मैंने अब तक आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो पहले वो करते हैं। इतना बोल वो दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, अंकल आंटी, ये है मेरे दादाजी मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। उनके कानों में जैसे ही दिग्विजय जी का नाम सुना गूंजा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया थम सी गई। वो आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। वो कभी सोच नहीं सकते थे क्योंकि उनकी मुलाकात इतनी बड़ी हस्ती से ऐसे होगी। उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी उतनी पावरफुल थी कि अब मनोज जी खुद को काफ़ी नीचा महसूस कर रहे थे। जिन्हें खबरों में पढ़ा करते थे, आज उन्हें सामने देख उन्हें तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो अन्या मुस्कुराकर आगे बाकियों से इंट्रो करवाते हुए कहती हैं, और ये है मेरे डैड मिस्टर आकाश राय चौहान, और ये है मेरे पति रुद्र राय चौहान। फिर दिग्विजय जी को देख कहती हैं, और दादाजी ये हैं डैड, ये है सांची के पेरेंट्स मिस्टर मनोज शाह और उनकी पत्नी कामिनी शाह। अन्या की बात सुन वो सब सिर हिला देते हैं। तो दिग्विजय जी अपनी रोबदार आवाज़ में नरमी लिए कहते हैं, आप सबसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। हमारी बहू ने हमें सब पहले ही बता दिया है आपकी बेटी और मेरे पोते के बारे में, और आज हम सब उसी के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। आशा है कि हमारा यूँ अचानक आना आप सबको बुरा न लगा हो। वहीं मनोज जी दिग्विजय जी की बात सुन हड़बड़ा से जाते हैं। वो जल्दी से हाथ जोड़कर घबराए हुए लहजे में कहते हैं, जी जी बिल्कुल, हमें कोई बुरा नहीं लगा है, बल्कि हमें खुशी हुई कि आप सब यहाँ आए। इतना बोल मनोज जी खामोश हो जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे पाँव से ज़मीन खिसकती जा रही हैं। उनके इस छोटे से घर में इतनी बड़ी हस्ती बेटी है, वो भी सादगी के साथ। तभी उनकी नज़र अन्या पे जाती है, जिसे देख उनमें कहीं सवाल उठने लगते हैं। वो अपने टूटे हुए शब्दों को लिए काफ़ी बेचैनी से पूछते हैं, इसका मतलब बेटा आप इस खानदान की बहू हैं? अन्या उसका सवाल सुन उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर वो उनके दिल की बेचैनी समझ सकती थी, इसीलिए बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। तो जानकर तो मनोज जी के साथ साथ कामिनी जी के भी हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि अन्या इतने बड़े खानदान से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात जब भी हुई तो अन्या की सादगी, उसका स्वभाव में मीठापन, उसका मासूम चेहरा उन्हें हमेशा एक अपनेपन और काफ़ी सलीलता दर्शाता था। इतने बड़े खानदान की बहू होते हुए भी कभी उसके अंदर कोई घमंड और गुरूर लगा ही नहीं। वो तो बिल्कुल उनके जैसे ही लगती थी। वो आश्चर्य से अन्या को देख कुछ शर्मिंदे भाव लिए कहते हैं,
बेटा आप हमें पहले बता देती, आप चौहान परिवार की बहू हैं तो हम। इतना बोलते बोलते उनके शब्द हलक में ही अटक गए। अन्या उनके जज्बात समझकर मनोज जी के पास आती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती हैं, तो क्या अंकल, अगर मैं बता देती कि मैं चौहान परिवार की बहू हूँ, थोड़ा गुरूर के भाव में आपकी बेटी की होने वाली जेठानी हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं देते जो मेरी पहचान से अनजान हुए दिया है? मनोज जी अन्या की बात सुन हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी प्यारी हैं कि आपको तो हमने पहली नज़र से ही अपनी सांची के बराबर ही माना है। ऐसी बातें कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। अन्या काफ़ी अपनेपन के भाव लिए कहती हैं, शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं अंकल, अपनी बेटी माना है और आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पराया भी बना रहे हैं। मनोज अन्या की बात सुन खामोश से हो गए तो तभी दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, समधी जी, हमारी बहू की बातों से और उसकी डांट से कोई नहीं बच पाया है आज तक। दिग्विजय जी की बात सुन अन्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती हैं और वहीं मनोज जी भी मुस्कुरा देते हैं, पर मन में अभी भी काफ़ी सारी दुविधा थी जो उनकी आंखों में साफ बयां कर रहे थे। आकाश जी जो खामोशी से एक पिता की व्यथा देख रहे थे, वो काफ़ी शांत लहजे में कहते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं आपके मन की काफ़ी विधा चल रही है, पर वो सारी विपदा हम बैठ कर भी तो दूर कर सकते हैं। आकाश जी की बात सुन मनोज जी सामने पड़े सोफे को एक तरफ देख अपनी पत्नी को देखते हैं। दोनों मियाँ बीबी को ऐसे गुमसुम सा सोच में देख दिग्विजय जी हंसते हुए दोबारा कहते हैं, समधी जी, बातें लंबी होने वाली हैं और रिश्तेदारी भी तो खड़े खड़े निभा नहीं पाएंगे। आइए आप हमारे साथ बैठिए। ये बोल दिग्विजय जी उन्हें अपने बगल वाली खाली जगह पर बैठने का इशारा करते हैं। मनोज जी उनकी बात सुन अपने दिल और आंखों में हिचकिचाहट लिए सिर हिलाते हैं और धीमे कदमों के साथ सोफे में बैठ जाते हैं। अन्या सब नॉर्मली देख वो भी मुस्कुराते हुए रुद्र के साथ बैठ जाती हैं, तो रुद्र उससे अपनी एक आईब्रो उचकाकर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि ये बात उसने उससे क्यों नहीं बताया। तो अन्या उसकी बाजू को हल्के से पकड़कर एक प्यारी और मासूम बनी मुस्कान देती है, तो रुद्र उसे एक नज़र घूरता है, फिर वो भी अन्या का हाथ पकड़ हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं मनोज जी खामोशी से अपने कपकपाते हुए हाथों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दिग्विजय जी अपनी परखी हाथों से उनके सारे हाव भाव समझ रखे थे। वो मुस्कुराकर आगे आते हैं और मनोज जी के हाथ पर अपना हाथ रख काफ़ी नरम भाव से कहते हैं, समधी जी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? बेचैन तो हमें होना चाहिए, क्योंकि आज हम आपसे आपकी जिगर का टुकड़ा जो लेने आए हैं, हमें बेचैन होना चाहिए। आपको तो एक गुरूर लिए अपनी आंखें उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि मगन वालों से ज़्यादा देने वाला होता है और आज मांगने वाले और देने वाले हैं, तो ये चिंता क्यों? मनोज दिग्विजय जी की बात सुन खामोशी से दो पल अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, पर अंत में उनके दिल की दुविधा उनकी जुबान पे आ ही जाती है। वो जल्दी से अपना हाथ जोड़ दिग्विजय जी के कदमों के लिए बैठते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं, पर मैं मनोज जी को अपने कदमों में बैठा है यूँ देख दिग्विजय जी जल्दी से आगे बढ़ उनके कंधों को थाम उन्हें उठाते हुए कहते हैं, समधी जी, जो बातें करनी है बराबर बैठकर होगी, यूँ कदमों में बैठ हमें शर्मिंदा ना करें। इतना बोल वो मनोज जी को वापस सोफे पर बैठा देते हैं, तो वहीं आकाश जी उनकी हालत देख उनके हाथ रख कहते हैं, मनोज जी, आप बेकार में ही अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। डैड ने कभी कहा है कि मांगने से ज़्यादा देने वाला बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमें आपके चरणों में झुकना चाहिए। मनोज जी आकाश जी की बात सुन हड़बड़ाकर नामे सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा मतलब ये नहीं था। दिग्विजय जी सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं, पर आप हमें कर रहे हैं। हम यहाँ आपसे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर लेने आए हैं, आपकी बेटी, और आप रिश्ते को अपने ओहदे से तोल रहे हैं। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी समधी जी। इतना बोल दिग्विजय जी एक पल खामोश हुए आगे कहते हैं, हमारी बहू ने हमें सब बता दिया है कि मेरे छोटे पोता रेहान और आपकी बेटी सांची एक दूसरे से प्यार करते हैं, और सच कहे तो हमें 1% भी कोई आपत्ति नहीं हुई इस रिश्ते को लेकर। और सबसे बड़ी बात,
अगर मेरा नटखट पोता आकर मुझे सीधे से बात करता तो हम ज़रूर इस बारे में एक विचार करते, पर यह बात हमारी बहू ने भरोसे के साथ कहा है कि आपकी बेटी हमारे पोते के लिए सही जीवन साथी है और हमें अपनी बहू जैसी बेटी के भरोसे पर भरोसा है। इसीलिए हम यहाँ आज उनके रिश्ते के लिए आए हैं। इसमें आपकी क्या राय है? ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी खामोश हो गए। वो एक नज़र अपनी पत्नी कामिनी जी को देखते हैं तो वो उन्हें आंखों से शांत होने का इशारा करती हैं। मनोज जी एक गहरी सांस लिए कुछ पल सोचकर खुद संभाल कहते हैं, मिस्टर चौहान, हम क्या कह सकते हैं? हमने तो पहले अपनी बेटी की पसंद का मान रख इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, पर यह बात भी सच है कि कहीं ना कहीं मन में विपदा ज़रूर थी कि ये रिश्ते आगे चलकर जुड़ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपके सामने खड़े होने की, शायद आसपास खड़े होने की भी हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत रुतबा हम एक पल छोड़कर आगे चलकर सोचे भी तो समाज ने हमें रोक सा दिया हो, क्योंकि हम बचपन से ही ये सीखते आ रहे हैं कि समाज बराबरों में ही रिश्ते होने का मान रख देता है। और जिस दहलीज पे हम जाने के बारे में 100 बार सोचे, वहाँ हम किस मुँह से अपनी बेटी के लिए वो खुशियाँ लेने जाए। मन में इतनी दुविधा थी कि अब डर सा भी लगने लगा था कि आगे चलकर कहीं हम ही अपनी बेटी की खुशियों के रुकावट न बन जाए। ये बोलते बोलते मनोज जी की आंखें थोड़ी नमी सी छा गई। दिग्विजय जी मनोज जी के सच्चे मन को देख मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ये देख काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कोई सच में अपनी बेटे के बारे में ही सिर्फ सोच रहा है। दिग्विजय जी ने काफ़ी लंबी दुनिया देखी है। लोग तो बड़े घर से रिश्ता आने से पे फूले नहीं समाते, एडी चोटी का जोड़ लगाकर बढ़ चढ़कर रिश्ता जोड़ते हैं। उनके लिए खुद का भी सिर झुका देते हैं, बड़े पैसे वालों के घर रिश्ता जोड़ने की आँच में। पर वहीं मनोज जी सिर्फ अपने बेटे की खुशी के बारे में सोच रहे थे, खुद को नाप रहे थे ये वो काबिल हैं अपनी बेटी की खुशी खरीदने के लिए। दिल को छू गई उनकी ये सच्चाई। दिग्विजय जी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब क्या आपका क्या ख्याल है समधी जी, दुविधा का समाधान हुआ कि नहीं? दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी भी अपनी पलकें उठाकर उन्हें देखते हैं तो वो भी हल्का मुस्कुरा देता है। तो आकाश जी भी उनके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा लेते हैं। वक्त का खेल देखिए मनोज जी, जिस दहलीज पे आप जाने के लिए 100 बार सोचते थे, आज वही दहलीज आपकी चौखट पर हाथ फैलाए खड़ी हैं। तो अब बताइए यहाँ कौन जीता? आकाश जी भी उनके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा देते हैं। वक्त का खेल देखिए मनोज जी। आकाश जी की बात सुन मनोज जी खामोश से हो गए। उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उनकी सोच से भी ज़्यादा करुणा दिल से सब ऐसी इमेज उनके मन में और उनके लिए पहले थी, वो अब बिल्कुल वापस से कोरे कोने में नया रूप छापने को थी। वो भरे मन में उनकी ओर देख कहते हैं, अब क्या कहूँ आकाश जी, दुनिया के इतने रंग देखकर भी आज एक नया रंग से पहचान होने जैसे खुद को नया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सांची की किस्मत में इतने अच्छे ससुराल लिखा है। मुझे तो पहले भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, और जो भी शंका थी वो तो आपकी बड़ी बहू का रूप देखकर कब का दूर हो गया। फिर अपना हाथ जोड़कर आगे कहते हैं, अब तो आप सब हुकूमत करें कि कब आपकी छोटी बहू को आपने साथ ले जाना चाहते हैं। मनोज जी की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी उनके जुड़े हाथों को थामकर खुशी से कहते हैं, अरे समधी जी, ये औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। हमारा बस चले तो हम अभी अभी नहीं छोटी पोता बहू को ढोल बाजे के साथ अपनी चौखट से ले जाए, लेकिन हम आपके मन के साथ अपनी छोटी बहू के मन का भी उतना ही सम्मान करते हैं। इसीलिए आप पहले उससे पूछ लीजिए कि आखिर उसकी क्या राय है। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर कहते हैं, इसमें पूछना क्या है मिस्टर चौहान, मैंने अपनी सांची की आंखों में इस रिश्ते का प्यार देखा है और मुझे खुशी है कि वो आपके जैसे ऊंचे और अच्छे ख़ानदान की बहू बन रही है। आकाश जी उनकी बात सुन हंसकर कहते हैं, तो चलिए इस खुशी के मौके पे हम मुँह तो मीठा करिए। उनकी बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं और अपनी पत्नी को देख इशारा करते हैं। कामिनी जी अपने पति का इशारा समझ जल्दी से उठकर जाने को होती हुए कहती हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी अन्या उसकी बात सुन खुद ही खड़ी होती हुई कहती हैं, अरे आंटी, मैं भी आती हूँ आपकी मदद करने को।
कामिनी जी अन्या की बात सुन उसे मना करते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, आप आराम से बैठो, मैं खुद कर लूँगी। अन्या जो कि अब तक उनके सामने खड़ी हो चुकी थी, वो उनका हाथ थाम काफ़ी अपनेपन से और मुंह सिकोड़ कर कहती हैं, अरे आंटी, आप बेटी भी कहती हैं और पराया भी करती हैं। ये रिश्तों का खेल तो मुझे आपका समझ ही नहीं आता। कामिनी जी उनकी बात सुन मुस्कुरा देती हैं और उसका गाल छू कर प्यार से कहती हैं, पराई कहाँ है तुम मेरे लिए, अब तो जैसा लगता है बेटी से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। उनकी बात सुन अन्या मुस्कुराकर उसका हाथ थाम किचन की तरफ चलते हुए कहती हैं, तब तो आप मुझे अपनी मदद करने से रोक नहीं सकती आंटी, चलें। अन्या की बात सुन कामिनी जी मुस्कुरा देती हैं और अन्या के साथ किचन की ओर चल जाती हैं। वहीं बाकी सब आगे की बातें करने लगते हैं। किचन में आते ही अन्या कामिनी जी को एक जगह खड़ा कर खुद सारे काम करने लगते हैं, जिस पे कामिनी जी मुस्कुरा देती हैं। अन्या स्नैक्स की प्लेट निकल और चाय चढ़ाती हैं और अपने कामों में लग जाती है। कामिनी जी अन्या को अपने छोटे से किचन में भी इतने दिल से लगाकर अपने पन से काम करते देख मुस्कुरा उठती हैं और उसके पास आते हुए उसका गाल छूकर प्यार से कहती हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं तुम्हारी माँ बाप को तुम जैसी बेटी मिली। अन्या उनकी बात सुन बस हल्का मुस्कुरा देती है। तो कामिनी जी आगे कहती हैं, पता है बेटा, मुझे और इनको काफ़ी चिंता थी सांची की, वो कैसे इतने बड़े घर जा पाएगी, कैसे निभा पाएगी सारे रिश्तों को। मैंने काफ़ी सुना था चौहान परिवार के बारे में कि उस घर में सिर्फ सारे मेल मेंबर ही रहा करते हैं और बड़े लोगों की अफवाहबारी हमने काफ़ी परेशान भी करा करती थी। मैं और सांची के पापा ये बातें सुन काफ़ी डरा करते थे सांची के भविष्य के लिए कि वो कैसे संभालेगी सब कुछ। एक घर में औरत का न होना तो ऐसा होता है कि बंजर ज़मीन पर फसल उगाने, लेकिन आज तुम्हें देख के जैसे सारी चिंता ही दूर हो गई। एक दिल में भरोसा और उम्मीद सी जाग उठी कि हम वहाँ पर ना सही लेकिन उनकी बड़ी बहन वहाँ है उसे संभालने के लिए, जो उसे हर कदम पर संभालने के साथ एक नई सीख भी देगी। अन्या कामिनी जी की बात सुन उसका हाथ अपने हाथ में थाम कहते हैं, आंटी थैंक यू सो मच इतना भरोसा मुझ पर दिखाने के लिए। हाँ जानती हूँ, एक माँ बाप के दिल में अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी चिंता होती है और एक नए रिश्ते के साथ लिए खास कर की, पर आप अपनी अधूरी सारी चिंता अपनी इस बेटी पर छोड़ दें, क्योंकि अब इन आँखों में चिंता की नहीं खुशियों की जगह होनी चाहिए बस। अन्या की बात सुन कामिनी जी मुस्कुरा उठती हैं। तभी चाय भी ऑलमोस्ट बन जाती हैं। वो सबके लिए निकाल कामिनी जी के साथ लिए बाहर आती हैं। सबके चाय नाश्ता देते हुए एक कप कॉफ़ी लिए खुद रुद्र के पास बढ़ जाती हैं और उसे प्यार से देते हुए उसके बगल में बैठ जाती हैं। रुद्र कॉफ़ी की कप की ओर इशारा कर अन्या से कहते हैं, तुम्हारी कप कहाँ है। अन्या उसकी बात सुन रुद्र के हाथों से कप लिए उसका सीप लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, यहाँ। रुद्र उसकी हरकत पे अपने है आईब्रो उचकाते हुए कहता है, क्या बात है वाइफ, इतना रोमांटिक तुम कभी अकेले में नहीं होती। अन्या उसकी बात सुन शर्म वाली मुस्कान ले देख कहती है क्योंकि मुझे अभी भी आपसे प्यार आ रहा है। रुद्र उसकी बात सुन प्यार से उसे देखते हुए कॉफ़ी का मीठा सिप लिए उसका हाथ थाम लेता है। अन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं रुद्र, छोड़िए मुझे, सब देख लेंगे। रुद्र अपने प्यार में खोए हुए कहता है, वाइफी छोड़ने के लिए तोड़ी ना तुम्हारा हाथ यूँ कस के थामा है, ज़िंदगी भर का साथ निभाना है हमें। अन्या उनकी बात सुन एक नज़र उसे देखती हैं, फिर आगे देख मुंह बनाकर कहती हैं, वैसे आपको तो ये साथ यूँ बैठे बैठे ही मिल गया। अन्या की बात सुन रुद्र की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कुछ कहता उससे पहले घर का दरवाज़ा खुलता है और सांची कामिनी जी को पुकारते हुए अंदर आती हैं। पर जैसे ही उसकी नज़र हॉल में बैठे लोगों पर जाती है तो वो एक पल जम सी जाती हैं। सांची को वहाँ देख सब मुस्कुरा देते हैं। तो मनोज जी आगे बढ़ सांची को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, आओ मेरे पास, आओ बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। सांची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए मनोज जी के पास आती हैं। तो वहाँ सबके चेहरे से वाकिफ़ थी, पर अपने घर में सबको देख काफ़ी शॉकिंग स्टेज पर चली गई थी। मनोज जी सांची को अपनी साइड लिए कहते हैं, बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं, मिस्टर चौहान, रेहान के दादाजी। सांची उनकी बात सुन जल्दी से उनके पाँव छूती हैं। तो दिग्विजय जी अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाल सांची के सिर पर वार अन्या से कहते हैं, वैसे सच बताना अन्या बेटा कि ये हमारे उस नालायक की पसंद तो नहीं लगती, इतनी अच्छी चॉइस तो
उसकी हो ही नहीं सकती। दिग्विजय जी की बात सुन सब हंस देते हैं। तो वहीं सांची अब भी कंफ्यूज स्टेज पर थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और साथ ही अपने मम्मी पापा को भी सबसे घुल मिल कर बातें करते देख वो और भी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान नहीं थी कि उसके माता पिता के अंदर क्या डर था उसके रिश्ते में। सांची अपनी बातों में शोक में डूबी हुई आसपास नजरें घुमाकर रेहान को तलाशती है, जो वहाँ उससे कहीं नहीं दिखाई देता। सांची रेहान को न पाकर और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगी। तभी अन्या उसकी बेचैनी को भांपकर उसे अपने पास बुलाती है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का इशारा करती हैं और साथ ही कॉफ़ी कंफर्टेबल फील करवाती हैं। सब वहाँ अपनी हंसी खुशी के पल में बातें करने लगते हैं। कुछ पलों में सांची को भी अच्छा लगता है सबसे मिलकर, पर अभी भी उसकी नज़रें रेहान को ही तलाश रही थी। अन्या उसकी ये बेचैनी देख उसके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए शरारत से कहती है, क्या हुआ होने वाली देवरानी जी, अपने होने वाले पिया जी के बिना जी नहीं लग रहा है। अन्या की ऐसी बात सुन सांची न चाहते हुए भी शर्मा सी गई। वह नज़रें चुड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्या उसकी बात सुन डाउट एक्सप्रेशन लिए कहती है, ओह तो इसका मतलब तुम रेहान को बिल्कुल मिस नहीं कर रही हो और नहीं चाहती कि रेहान यहाँ आए। अन्या की ऐसी बातें सुन सांची झट से कहती हैं, अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उससे मिस। सांची अपनी बात करते करते रह गई, क्योंकि अन्या ने बातों में उसके दिल का हाल जो जुबान पर ले आई थी। सांची अपनी बात पर झेप सी जाती हैं और अपना चेहरा शर्म से झुका लेती हैं। तो अन्या उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो बहुत मिस किया जा रहा है देवर जी को। फिर कुछ सोच एक ठंडी आह भरकर रुद्र की तरफ देख कहती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा मेरे देवर जी के, वो जी खड़ूस भौंस है ना, वो उसे छोड़ेंगे तब ना वो तुम्हारे पास आ पाएंगे। अन्या की बात सुन तो रुद्र की भौहें चढ़ जाती है। वो अन्या को घूरता है। तो वहीं सांची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, पर भाभी रेहान के बोझ तो रुद्र भाई ही तो हैं। सांची एक बार फिर अपनी बात कहते कहते बीच में रुक जाती हैं। जब उसकी नज़र रुद्र पे जाती है, वो घबराहट में अपनी बात को जल्दी से संभाल कहती है, मेरा मतलब है रुद्र भाई ऐसे खड़ूस नहीं है। रेहान ने तो उनकी कितनी तारीफ़ की है, रेहान की तो जान बसती है रुद्र भाई में। अन्या सुन हैरत वाले एक्सप्रेशन लिए कहती हैं, सच्ची रेहान ने तुमसे ऐसा कहा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही खबर मिलती है। ये बोल अन्या शरारत से रुद्र को देख मुस्कुरा देती हैं। रुद्र जानता था कि अन्या जानबूझकर उसे सता रही थी सांची के सामने, क्योंकि वो अभी उससे कुछ कर भी नहीं सकता था। वो अन्या को घूर कर कहता है, वैसे तुम्हारे सोर्स गलत भी तो हो सकते हैं वाइफी। अन्या रुद्र की बात सुन एटीट्यूड में अपनी आंखें चढ़ाकर कहती हैं, अच्छा अगर मेरे सोर्स गलत है माय डियर हस्बैंड, तो रेहान यहाँ क्यों नहीं है। अन्या की बात सुन रुद्र कुछ उचक सा गया, क्योंकि उसने सच में रेहान को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आज पूरे दिन बिजी रखा था और उससे तो यहाँ आने के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। तो क्या होने वाला है इस कहानी में आगे देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।